गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे प्रीवियस वीडियो में मैंने ये फर्स्ट पॉइंट जो फार्मिंग इन पालमपुर का फर्स्ट पॉइंट ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया था, डेट लैंड इज फिक्स्ड। यहाँ पे ये बताया है डेट फार्मिंग यहाँ की सबसे मेन क्रॉप है और 75% पॉपुलेशन अप्रॉक्सीमेटली डिपेंड है फार्मिंग के लिए, अपनी लाइफस्टाइल को स्पेंड करने के लिए। और ये भी बताया था डेट फ्रॉम 1960 से यहाँ की जो कल्टीवेशन के लिए लैंड होती है वो लिमिटेड है। यहाँ पे कोई भी स्कोप नहीं बचा जिसके थ्रू अपन उसको इंक्रीज कर सके ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट हो सके। ओके एंड और ये लैंड कैसे मेजर होती है डेट एक स्क्वायर टाइप का जो लैंड का पीस होता है 100 मीटर का, दैट इज कॉल्ड अ 1 हेक्टर, और हेक्टर्स में लैंड मेजर की जाती है। ओके अब यहाँ पे सेकंड पॉइंट है दैट इज देयर इज अ वे वन कैन ग्रो मोर फ्रॉम द सेम क्रॉप। इसमें ये बताया है दैट जो पालमपुर विलेज है वहाँ पे फैसिलिटीज काफ़ी ज़्यादा चीज़, जैसे इलेक्ट्रिसिटी प्रॉपरली मिलती है वहाँ पे जितनी ज़रूरत है फार्मिंग के लिए। ओके और इसके अलावा यहाँ पे इरिगेशन एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। और इसी के अकॉर्डिंग बताया है कि जितने भी लैंड्स है वो ज़्यादा कल्टीवेशन के लिए यूज़ होती है, बट यहाँ पे बेसिकली 2 टाइप की क्रॉप्स ग्रो की जाती है, रबी क्रॉप एंड खरीफ क्रॉप। रबी क्रॉप मीन्स सॉरी वो क्रॉप्स होती हैं जो जैसे विंटर सीजन स्टार्ट होता उसकी शोइंग स्टार्ट होती, और जब विंटर सीजन जाने को रहता है या फिर चला जाता है ओके तब वहां पे उसकी हार्वेस्टिंग स्टार्ट होती। इसके अलावा खरीफ क्रॉप मीन्स होता है जो रेनी सीजन के टाइम पे क्रॉप ग्रो की जाती है, मीन्स जो अभी प्रेजेंटली ग्रो हो रही हैं। ओके जो फार्मर्स जिसको शोइंग वर्क कर रहे हैं वो कहलाती हैं खरीफ क्रॉप। ओके जैसे कि ज्वार, बाजरा। ओके एंड रबी क्रॉप के एग्जांपल जैसे वीट, ओके ये सब सॉरी एंड इसके अलावा यहाँ पे पीपल्स जो है वो ज़्यादातर इन्हीं टाइप की क्रॉप्स ग्रो करते हैं। और जो भी वहाँ के फार्मर्स जो भी क्रॉप ग्रो करते हैं प्रोड्यूस वो पहले अपने लिए या अपनी फैमिली के लिए कंज्यूम करके रखते हैं ताकि वो उसको यूज कर सके या फिर अपने ईट खाने के लिए ले सके। ओके उसके अलावा जो उनका सरप्लस है एक्स्ट्रा बचता है दे विल सोल्ड दैट इन द मार्केट। ओके उस क्वांटिटी को वो मार्केट में रायगंज जो पालमपुर के पास में एक छोटा सा टाउन था वहां पे जाके वो सेल कर देते हैं जो भी उनका सरप्लस निकलता है। ओके और इसके अलावा लेकिन यहाँ पे लैंड तो लिमिटेड है। ओके बट डिमांड्स तो डेली डेली मतलब पॉपुलेशन की डिमांड्स तो बढ़ती रहेगी। ओके बट रिसोर्सेज लिमिटेड है तो उसके लिए वो कई ऐसे फार्मर्स है जो एडिशनल अदर क्रॉप्स भी ग्रो करते हैं। ओके जैसे कि कुछ पार्ट्स में शुगर केन ग्रो किया जाता है और जो कि ईयर में सिर्फ एक ही बार ग्रो होता है और वो अलग अलग पर्पस के लिए यूज किया जाता है, और उसको उसके पास का एक जो टाउन है शाहपुर वहां पे जाके उसको बेच देते वहां के ट्रेडर्स को। ओके और यहाँ ये बताया है डेट यहाँ का मेन रीजन कि फार्मिंग इतनी ज्यादा क्यों, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट क्रॉप्स को इतनी ज्यादा अवेलेबल इसलिए क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है पालमपुर में। ओके बिकॉज एंड दिस इज ओनली पॉसिबल बिकॉज ऑफ द proper irrigation facility and the electricity which is coming in a proper time. Okay और previously यहाँ पे पेरिशेबल व्हील्स ग्रो होते थे, सॉरी पर्शियन व्हील्स। अब पर्शियन व्हील्स क्या होते हैं आई विल शो यू। बेसिकली पर्शियन व्हील्स एक टाइप का एक सर्कल होता था, वहां पे जो वेल्स एंड ट्यूब वेल्स होते थे उसमें ये ऐसा एक बहुत बड़ा व्हील डाल दिया जाता था, उसका आधा पार्ट अंदर रहता था कुछ पार्ट ओके एंड कुछ पार्ट इसके ऊपर रहता था एयर में। ओके और यहाँ से क्या होता था यहाँ पे ना बाल्टी या बकेट्स वगैरह बांध दिए जाते थे इन व्हील्स में। ओके एंड बकेट्स वगैरह बांधने से जैसे ये यहाँ से इस एरिया में आते थे ये मतलब ऐसा इसको डिजाइन किया गया था कि इस एरिया में आके वो बकेट्स वगैरह बेंड हो जाए। ओके और बेंड होके पानी इसमें चला जाता था। ओके तो ऐसे पूरे मतलब यहाँ पे ये जो नीचे आती थी बकेट्स यहाँ से ये फिल होती जाएंगी और ऊपर आते आते ये बेंड होते होते यहाँ से पानी पूरा इसमें चला ताकि यहाँ पे फार्म्स में यहाँ पे इरिगेशन के लिए यूज कर सके उस बॉटल को। ठीक है ये होता था पर्शियन व्हील्स। बट आगे जाके जैसे जैसे साइंटिफिक और मॉडर्न मेथड स्टार्ट होने लगी ये जो व्हील का टाइप था वो थोड़ा थोड़ा चेंज होने लगा। ओके फिर उसके बाद हैंड पंप्स एंड ट्यूबवेल्स वगैरह का यूज करने लगे थे और मोटर्स वगैरह का। ओके तो फार्मर्स इसके थ्रू वेल्स या फिर उनके पास में अगर जो भी इरिगेशन फैसिलिटी होती उसके थ्रू ये करते थे। ओके
एंड देन आफ्टर उससे, और जैसे जैसे ये इलेक्ट्रिसिटी से रन होने लगा, ये ट्यूबवेल्स के थ्रू पानी निकालने लगे, तो ये लैंड और भी ज्यादा अफेक्टिव होने लगी। ओके, और जो फर्स्ट यहाँ पे ट्यूबवेल था इस विलेज में, वो गवर्नमेंट के थ्रू बनवाया गया था, गवर्नमेंट ने उसको इंस्टॉल कराया था इस विलेज को। ओके, जिसके कारण उनको काफी ज्यादा हेल्प भी मिली थी। क्लियर दिस। और ये जो अलग अलग टाइप की वो क्रॉप ग्रो करते थे, इसके अलावा वो फिर पोटैटोज भी ग्रो करने लगे थे थ्रू आउट द ईयर, ताकि उनको ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन एंड उनको प्रॉफिट हो सके। ओके, और यही जो तरीका है, मीन्स रबी क्रॉप, खरीफ, एक ही लैंड में अलग अलग टाइप की क्रॉप ग्रो करना, जैसे कि व्हीट, बाजरा, शुगर केन, पोटैटो, इसके अलावा ग्रेन्स वगैरह, और इसी को कहते हैं मल्टी क्रॉपिंग। ओके, हियर written also to grow more than one crop on a piece of land during the year is called a multi-cropping. Underline this. क्लियर। तो यहाँ पालमपुर के ज्यादातर फार्मर्स टू क्रॉप्स ग्रो करते थे। ओके, एक रबी क्रॉप या फिर उसके अलावा खरीफ क्रॉप, और साथ ही साथ वो थर्ड क्रॉप भी उन्होंने सिलेक्ट की थी। ज्यादातर फार्मर्स पोटैटो ग्रो करते थे क्योंकि उसको ग्रो करने में ज्यादा कॉस्ट नहीं आता। ओके, क्लियर। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज, और इसके बाद ये भी बताया है, जैसे जैसे यहाँ पे क्रॉपिंग्स के सोर्सेज और ये मल्टी क्रॉपिंग आने लगी थी, वैसे वैसे यहाँ के फार्मर्स मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स भी यूज करने लगे थे। मॉडर्न फार्मिंग मेथड मीन्स एग्रीकल्चर में जो ट्रेडिशनल टूल्स हैं उसकी जगह मॉडर्न टूल्स एंड इक्विपमेंट्स को यूज करना, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स, और साथ ही साथ जो सीड्स हैं वो भी सर्टिफाइड सीड्स को यूज करना। और ये जो चेंजेस आए थे ये बेसिकली ग्रीन रिवॉल्यूशन के टाइम से आई थिंक। ग्रीन रिवॉल्यूशन एक ऐसा रिवॉल्यूशन था जो गवर्नमेंट के थ्रू एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को बढ़ाने के लिए स्टार्ट किया गया था, जिससे इंडियन फार्मर्स को काफी ज्यादा हेल्प हुई थी उनके प्रोडक्ट्स को इंक्रीज करने के लिए। ओके, और जिसमें वो हाई ईल्ड वैरायटी सीड्स, हाई ईल्ड वैरायटी सीड्स मीन्स होता है ऐसे सीड्स जिससे ज्यादा प्रोडक्शन हो, मतलब एक दो सीड, कम सीड डालने से उनको जो आउट कम मिलेगा वो ज्यादा मिले आउटपुट। ओके, तो ऐसे सीड्स को यूज करने लगे, और उसके अलावा जो भी उन्हें केमिकल्स या फर्टिलाइजर्स की जरूरत होती थी वो भी लैंड के लिए वो यूज करने लगे थे। और इसका सबसे ज्यादा इफेक्ट या फिर सबसे ज्यादा प्रोडक्शन है ना पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, इन स्टेट्स में सबसे ज्यादा और सबसे फर्स्टली मॉडर्न मेथड्स को स्टार्ट किया गया था इंडिया में, यहाँ के फार्मर्स ने स्टार्ट किया था। ओके, और जिसके थ्रू उन्हें फायदा ये मिला था, सिर्फ केमिकल्स नहीं बल्कि वो मशीन्स भी, जैसे उन्हें जो प्लगिंग्स वगैरह करना, उसमें हार्वेस्टिंग्स, ट्रैक्टर्स का यूज करने लगे थे, प्लगिंग मशीन्स यूज करने लगे थे। ओके, तो जिससे उन्हें ज्यादा से ज्यादा उन्हें अवार्ड्स मिलते थे या फिर उन्हें रिव्यूज और उसका जो आउटकम्स है वो बहुत ज्यादा अच्छा मिलता था। ओके, और इसमें एक बताया भी जो ट्रेडिशनल मेथड्स होती थी उससे उन्हें प्रोडक्ट करने में इतने एक हेक्टर में 1300 केजी का प्रोडक्ट निकलता था। लेकिन जब उन्होंने हाई वेराइटीज की सीड्स यूज की और मॉडर्न एग्रीकल्चर मेथड यूज की तो उन्हें 1300 की जगह 3200 किलो का प्रोडक्ट उन्हें मिलने लगा उसी लैंड से। ओके, तो ये उनका बेनिफिट हुआ था ये इससे। क्लियर। एंड नाउ द थर्ड वन इज व्हाई द लैंड सस्टेन, विल द लैंड सस्टेन। इसमें ये बताया है दैट ये जो केमिकल मेथड यूज करते थे क्या उससे लैंड को कुछ अफेक्ट होता था? डेफिनेटली होता होगा, क्योंकि देखो लैंड रिसोर्सेज तो उतने, लैंड एक नेचर रिसोर्सेज है जो कि लिमिटेड है, मतलब उसको फिर से बनने के लिए काफी ज्यादा टाइम लगेगा फॉर द प्रोडक्शन ऑफ न्यू सॉइल्स। ओके, तो जब अपन साइंटिफिक मेथड यूज करेंगे तो उससे उसकी कल्टीवेशन तो बढ़ेगा, मतलब उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी तो बढ़ेगी, लेकिन उसमें जो नेचुरली जो एलिमेंट्स प्रेजेंट है वो धीरे धीरे करके डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। और जैसे कि अपन इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू या वाटर अंडर वाटर जो ट्यूबवेल्स थे उससे अपन अंडर वाटर जो था उसको अपन निकाल लेते थे इरिगेशन करने के लिए, जिससे जो वाटर लेवल है ग्राउंड के नीचे वो धीरे धीरे डाउन होने लगा था। ओके, और इन चीजों को वापस बनने के लिए कई सारे ईयर्स लगते हैं। ओके, तो उन्हें इससे फायदा तो मिला था, लेकिन अपनी जो एनवायरमेंट है और लैंड वाटर है इसको काफी ज्यादा स्लोली नुकसान भी पहुंच रहा था। ओके, एंड क्लियर दिस। नाउ अब यहाँ पे ये बताया दैट हाउ इज द लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द फार्मर्स ऑफ द पालमपुर। अब यहाँ पे देखो पहली फर्स्ट पॉइंट में ही बताया था दैट द लैंड इज फिक्स, लैंड फिक्स है लेकिन पॉपुलेशन तो धीरे धीरे बढ़ती जा रही, और पॉपुलेशन के बढ़ने के साथ साथ उनकी डिमांड्स भी बढ़ती जा रही हैं। तो यहाँ पे और वहां पे सबसे मेन उनका क्या था? फार्मिंग। बट अनफॉर्चुनेटली लैंड इतनी सफिशिएंट नहीं थी कल्टीवेशन के लिए। ओके, जो टोटल 450 फैमिलीज थे, 450 फैमिलीज में से जो अप्रोक्सीमेटली 1/3 फैमिली है, 1/3 मीन्स
1500 ओके 150 फैमिलीज वो लैंडलेस फार्मर्स थे, मतलब जिनके पास लैंड नहीं थी, मतलब वो दूसरे के जो लार्ज या बड़े बड़े फार्मर्स हैं उनके यहाँ पे वर्क करते थे, उन पे डिपेंड रहते थे। ओके, और जो रिमेनिंग कुछ फैमिलीज बची, ओके, उनमें से बेसिकली यहाँ पे थ्री कैटेगरीज में डिवाइड थी सोसाइटी यहाँ के, बिग फार्मर्स, मीडियम फार्मर्स एंड स्मॉल लैंडलेस या फिर स्मॉल फार्मर्स। तो ज्यादातर तो 1/3 फार्मर्स तो स्मॉल फार्मर्स या लैंडलेस फार्मर्स थे। अब उसके अलावा कुछ ऐसी फैमिलीज थी, मतलब अप्रोक्सीमेटली 240 फैमिलीज, जो कि स्मॉल फार्मर्स, छोटे छोटे उनके पास प्लॉट थे अप्रोक्सीमेटली 2 हेक्टर्स तक के। ओके, जिनके पास इतनी ज्यादा इनफ सोर्स, उसके थ्रू उनके पास इनफ इतने इनकम नहीं आ पाती थी कि वो अपनी फैमिली को सरवाइव करवा पाए। ओके, जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है डेट 1960 के टाइम पे एक फार्मर था, डेट नेम इज गोविंद। ओके, उसके पास लगभग 2.25 मतलब 1/4 हेक्टर्स उसके पास लैंड थी। ओके, जो कि उसका ज्यादातर पार्ट इतने अच्छे से इरिगेट नहीं हो पाता था। ओके, एंड इट ऑल्सो हैव अ बफेलोज, ताकि वो अपनी फैमिलीज को एडिशनल इनकम यूज कर सके, क्योंकि उससे उसके पास इतनी इनकम नहीं हो पाती थी। ओके, बट कुछ टाइम बाद ये वर्क प्रॉपरली चल रहा था, जैसे तैसे वो अपनी लाइफ को चला रहा था, लेकिन कुछ टाइम बाद उसकी डेथ हो गई। ओके, तो उसके डेथ के बाद उसके जो लैंड थी, मतलब 2.25 जो हेक्टर लैंड थी, वो उसके 3 सन्स में, 3 बेटों में उसको डिवाइड कर दिया। ओके, तो डिवाइड होने के बाद पर सन के पास 0.75 हेक्टर्स बची, जो कि काफी ज्यादा कम थी उनके इंडिविजुअल फैमिली को रन करने के लिए। ओके, तो उनको काफी दिक्कत होती थी अपनी फैमिली को रन करने के लिए, और जिसके लिए वो एग्रीकल्चर के अलावा अदर वर्क भी करते थे, ताकि वो अपनी फैमिली को सरवाइव कर पाए। मतलब जिस ड्यूरेशन में क्रॉप्स ग्रो हो रही हैं, द फार्मर्स हैव द 2 to 3 months अप्रोक्सीमेटली टू वेट फॉर द क्रॉप। आज उन्होंने ग्रो की, लगभग 4.5 months के बाद उनके पास प्रोडक्शन आ पाता था। ओके, क्रॉप कट करने लायक होती थी, तो उस ड्यूरेशन में वो कुछ अदर वर्क भी करते थे, ताकि वो अपनी फैमिली को सरवाइव कर पाए, गोविंद के सन्स। ओके, तो यही इसमें बताया है डेट इसमें देखा भी होगा कि ज्यादातर जो पार्ट्स है वो स्मॉल फार्मर, छोटे छोटे प्लॉट्स में डिस्ट्रीब्यूटेड है, जो कि नॉट इनफ फॉर द कल्टीवेशन फार्मर। ओके, देन यहाँ पे जो 60 फैमिलीज हैं, वो का मिडिल फैमिलीज थी, जिसको कई सारी ओके, तो और यहाँ पे सिर्फ कुछ फ्यू फैमिलीज ही थी जिनके पास लगभग 10 हेक्टर्स या फिर उससे ज्यादा हो, और ये जो फ्यू फैमिलीज थी, यही ऐसे पर्सन थे जो यहाँ पे लार्ज फार्मर्स कहलाते थे, और जो अपनी फैमिलीज को अच्छे से रन कर पाते थे ऑन द बेसिस ऑफ देयर एग्रीकल्चर वर्क। ओके, बट उसके अलावा मेजर पोर्शन हैज टू फेस लिटिल बिट ऑफ प्रॉब्लम। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट इज 5th पॉइंट इज हु विल प्रोवाइड द लेबर्स। अब यहाँ पे देखो, पहले बताया था जो वर्क होता था, जो प्रोडक्शन का वर्क होता है, वो बेसिकली 3 फैक्टर्स उसमें जरूरी रहते। फर्स्ट इज लैंड, सेकंड इज लेबर एंड थर्ड इज कैपिटल। ओके, लैंड तो फिक्स है, वो कैसे ना कैसे करके उन फार्मर्स को उन्हीं में से अपनी लाइफ को सरवाइव करना पड़ेगा। नाउ वी कम टू द सेकंड पॉइंट, दैट इज अ लेबर। अब देखेंगे, यहाँ देखो, एग्रीकल्चर करने के लिए लेबर्स भी जरूरी, क्योंकि जो मशीन्स, टूल्स, इक्विपमेंट्स है, उनको चलाएगा कौन। ओके, तो उसके लिए जो सेकंड वो काफी ज्यादा असेंशियल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, दैट इज अ लेबर। अब यहाँ पे लेबर कैसे आते थे वो अब देखेंगे। यहाँ पे मैंने अभी बताया, जो ज्यादातर पॉपुलेशन थी जिनके पास लैंडलेस फार्मर्स थे, या फिर अगर लैंड थी भी तो काफी कम थी। ओके, तो वो ऐसे लेबर्स एडिशनल कोई अदर एक्टिविटीज भी करते थे अपनी सरवाइव करने के लिए फैमिली को। ओके, तो वो करते थे लेबरिंग का वर्क। मतलब जो लार्ज फार्मर्स है, उन लार्ज फार्मर्स के यहाँ पे कुछ ना कुछ वर्क करने एग्रीकल्चर का जाते थे, जिसके लिए उन्हें कुछ इनकम भी मिलती थी। ओके, तो यहाँ पे यही बताया है डेट फार्मिंग खुद अपने, और जो मिडिल फार्मर्स अपने आप को एक लेबर्स की तरह बनाते थे, itself दे वर्क। ओके, तो जो लार्ज फार्मर्स हैं और स्मॉल फार्मर्स हैं, उन्हें ही ज्यादातर लेबर की जरूरत पड़ती थी, क्योंकि सॉरी, लार्ज फार्मर्स एंड मिडिल फार्मर्स, क्योंकि स्मॉल फार्मर्स तो लेबर कॉस्ट तो वियर ही नहीं कर पाएंगे, वो अपनी फैमिली की हेल्प से ही जैसे तैसे करके वर्क करते थे। ओके, देन इसमें आगे बताया है दैट बट जो फार्मर्स या फिर लेबर्स वर्क करते थे दूसरे फार्मर्स के यहाँ पे, उन्हें कोई भी राइट या अधिकार नहीं होता था अदर की क्रॉप्स पे।
मतलब जो बड़े फार्मर्स के यहाँ पे वर्क कर रहे हैं छोटे फार्मर्स, तो छोटे फार्मर्स वहाँ की क्रॉप पे कोई भी अधिकार नहीं बता सकते कि इतना पोषण हमें मिलना चाहिए क्योंकि हमने आपके यहाँ वर्क किया। उन्हें उसके लिए कुछ ना कुछ वेजेस मिलते थे जो कि पहले से ही डिसाइड कर लेते थे वो लेबर एंड लार्ज फार्मर के बीच में। मतलब जो लैंड का ओनर है, जहाँ पे वो खेत में जो वर्क करने वाले जिस खेत में, तो उस खेत का ओनर और वो लेबर, उनके बीच में एक पेमेंट का पहले से ही हो जाता था डेट उन्हें वो पेमेंट कैश में करना है या फिर कुछ अदर काइंड में। अदर काइंड मीन्स उस मतलब जो वो वर्क कर रहे हैं उसके बिहाफ में वो कैश लेंगे या फिर उसी के बिहाफ में वो अपनी क्रॉप दे देंगे। ठीक है, तो वो उनके, और कई बार इसी के लिए उन्हें कुछ खाने के लिए भी क्रॉप्स वगैरह मिल जाती थी अगर प्रोडक्शन काफी अच्छा हुआ है तो। ओके, तो ये उनका वर्क होता था बेसिकली। और ये वर्क कौन करते थे? स्मॉल फार्मर, जैसे यहाँ पे बताया है। बट फार्मर्स काफी ज्यादा थे और क्वांटिटी मतलब सोर्सेज लिमिटेड थे, तो जिसके थ्रू एक टाइप का बहुत ज्यादा कंपटीशन या फिर वर्क की इतनी स्कैसिटी थी, कमी थी पैसे की, डेट फार्मर्स किसी भी कॉस्ट पे रेडी हो जाते थे। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल बताया है, दाला एक लैंडलेस फार्मर है जिसके पास लैंड नहीं है, वो दूसरों के यहाँ पे डेली वेजेस पे वर्क करता है। डेली वेजेस मतलब डेली आओ कमाओ फिर जाओ, जैसे लेबर्स होते हैं। ओके, उसी की तरह ये भी एक लेबर ही था जो एग्रीकल्चर में वर्क करता था। लेकिन यहाँ पे एक गवर्नमेंट ने फिक्स वेज डिसाइड किया था, डेट इज अ 300 रुपीज पर डे दे हैव टू गेट, बट द दाला हैज गेट आर ओनली 160 रुपीज। ओके, तो इसने अपनी उसी के साथ में एक वर्क करती थी क्योंकि आप तो उसके साथ शेयर भी की थी ये बात, डेट अपन को काफी ज्यादा कम मिलता है। बट दे डू नॉट हैव एनी अदर सोर्स टू डू इट। उन्हें इसी पे रेडी करना, अगर वो नहीं मानेंगे तो वो किसी और को हायर कर लेंगे, जैसे कि उसने अपने एक पार्टनर के साथ बोला भी था, मतलब उसी के साथ जो काम करता था रामकली, उसके साथ उसने बोला भी था दैट ये अपन के साथ अनफेयर होता है, बट दे डू नॉट हैव अनदर ऑप्शन। ओके, तो दिस इज द वे फ्रॉम वेयर दे गेट द लेबर फॉर द एग्रीकल्चर वर्क। नाउ द नेक्स्ट 6 पॉइंट इज द कैपिटल नीड्स इन फार्मिंग। देखो, फर्स्ट लैंड पढ़ लिया कैसे उनके पास लैंड आती थी क्या, सेकंड लेबर्स के बारे में भी हैव डिस्कस। नाउ द थर्ड पॉइंट इज कैपिटल। देखो, अब अगर उनके पास लैंड है, लेबर्स प्रॉपर आ गए, बट दे नीड अ मनी टू स्पेंड और टू परचेज द सीड्स, फर्टिलाइजर्स एंड सो मेनी थिंग्स विच आर रिक्वायर्ड इन एग्रीकल्चर। ओके, तो अब उनके पास ये मनी कैसे आते थे? बेसिकली ये मनी के उनके मेनली 2 सोर्सेस थे। ओके, द फर्स्ट सोर्स इज, सबसे पहला सोर्स था दैट दे हैव टू बोरो द कैपिटल फ्रॉम द अदर लैंडलॉर्ड्स। जो मनी लैंडर्स है, जैसे साहूकार्स हो गया, बैंकर्स हो गए, इनसे वो मनी लेते थे अपने स्पेंड करने के लिए एग्रीकल्चर के लिए। जैसे यहाँ पे फर्स्ट बताया है, जो ज्यादातर स्मॉल फार्मर्स हैं उन्हें मनी लेना पड़ता था क्योंकि उनके पास इतनी इनफ कैपिटल या फिर इनफ इनकम नहीं होती थी। ओके, तो वो या फिर बैंकर्स से लेते थे या फिर उसी गांव के जो मनी लैंडर्स हैं या ट्रेडर्स हैं उनसे वो पैसे सप्लाई करते थे, पैसे वो बोरो या उधार पे लेते थे ताकि वो अपने कल्टीवेशन के वर्क को कर सके, और इसके अगेंस्ट उन्हें इंटरेस्ट भी देना पड़ता था। ओके, अब वो इंटरेस्ट बेसिकली जो साहूकार्स वगैरह होते, दे आर हायर मोर इंटरेस्ट देन द बैंकर्स। ओके, और उससे वो बाद में उसको रीपेड भी करना पड़ता था लोन को विथ इंटरेस्ट। ओके, देन यहाँ पे सेकंड बताया है, सेकंड जो सोर्स है यहाँ के जो स्मॉल फार्मर्स है वो मिडिल फार्मर्स या लार्ज फार्मर्स की जो सेविंग्स हुआ करती, अब मतलब ये जो लैंड लॉस के पास ना, सेकेंड ये बताया है डेट जो यहाँ इस विलेज के जो मिडिल या फिर जो लार्ज फार्मर्स हुआ करते थे, मीडियम और लार्ज फार्मर्स, वो उनके पास इतनी सोर्सेज होते थे कि वो उसमें से थोड़ी सी अपनी अपनी इनकम के अकॉर्डिंग सेविंग्स निकाल सके ताकि वो आने वाली फसल में उन सेविंग्स को यूज कर सके। ओके, तो ताकि उन्हें किसी अदर से बोरो ना करना पड़े मनी, बट स्मॉल फार्मर्स हैज टू बोरो द मनी। तो ये उनके बेसिकली मनी के सोर्सेज होते थे जिसके थ्रू अपनी फार्मिंग वर्क करते थे। ओके, नाउ द 7th point is सेल ऑफ अ सरप्लस फार्म प्रोडक्ट्स। अब यहाँ पे यही बताया, जैसे पहले बताया था कि जो प्रोडक्ट होता था पहले वो अपनी फैमिली के लिए थोड़ा सा साइड में निकाल के रखते थे, और साइड में निकालने के बाद जो उनके पास एक्स्ट्रा सरप्लस निकलता था उसको वो मार्केट में सेल किया करते थे। ओके, तो यहीं पे बताया जाए जो स्मॉल फार्मर्स थे उनके पास तो इतना इनफ मनी होता नहीं था कि वो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में सेल कर पाए, तो वो थोड़ा ही अमाउंट या थोड़ी ही अमाउंट का व्हीट राइस जो भी वो ग्रो करते थे उसको थोड़ी अमाउंट में ही ग्रो कर पाते थे। ओके,
बट जो मीडियम या फिर लार्ज फार्मर्स थे उनके पास इतना इनफ सरप्लस अमाउंट में होता था कि वो अपनी फैमिली को काफ़ी अच्छे से सरवाइव भी कर पाए और कुछ परसेंटेज उसका सेव भी कर पाए। ओके, और वो सेविंग परसेंटेज उनके प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग होते थे। ओके, तो यहाँ पे ऐसे एक बताया है जिसके थ्रू वो बुलक कार्ट्स वगैरह ट्रैक्टर्स के थ्रू बुलक कार्ट्स के थ्रू मार्केट में रायगंज जो विलेज बताया था वहां पे वो सेल करने जाते थे। ओके, तो इसी के थ्रू या फिर और कई ऐसे फार्मर्स थे जिनके पास नहीं होता था इतना सोर्स, तो वो थोड़ा मोड़ा बेचने के बाद कुछ एडिशनल इनकम के लिए शॉप्स वगैरह खोल लिया करते थे अपने आसपास के विलेजेस में। ओके, उसको आगे डिटेल में देखेंगे। तो यहाँ पे ये बता डेट एक ऐसे ही एक फार्मर का एग्जाम्पल दिया है तेजपाल सिंह, जो कि एक लार्ज फार्मर है। उसके पास इतना अपने सेविंग अपनी फैमिली के लिए खाने के लिए निकालने के बाद भी 350 एक्स्ट्रा क्विंटल व्हीट सरप्लस में रह जाता था। ओके, जिसको वो रायगंज के मार्केट में जाके सेल करके अच्छी खासी इनकम अर्न करता था। ओके, और इस इनकम को बेसिकली वो लास्ट ईयर उसकी जो इनकम हुई थी उसको उसने बैंक में जाके सेव कर लिया था। ओके, और अब उस बैंक में सेव करने के बाद उस मनी को वो यूटिलाइज कैसे करता था, स्मॉल फार्मर्स को लोन देके। ओके, तो जिससे उसकी वो मनी तो मिलता था, साथ ही साथ उसको इंटरेस्ट के तौर पे और पैसा भी मिल रहा था। ओके, तो ऐसे करके उसकी काफी अच्छी इनकम हो गई थी और उसने प्लान किया कि अब उसके पास जो इनकम हुई है, मतलब जो उसकी सेविंग्स हुई है, उस सेविंग्स के को वो नेक्स्ट सीजन के लिए कुछ परचेज कर, जैसे वो एक्स्ट्रा ट्रैक्टर परचेज करने के लिए सोच रहा था, ताकि वो एक्स्ट्रा ट्रैक्टर जो उसकी एडिशनल सेविंग्स थी उसके थ्रू, तो एक्स्ट्रा ट्रैक्टर परचेज करने से उसको एग्रीकल्चर में भी प्रॉफिट होगा, उसका वर्क टाइमली और जल्दी हो जाएगा और उसके पास एक फिक्स्ड एसेट्स भी कलेक्ट हो जाएंगे। मतलब उसके पास वर्किंग कैपिटल तो आ ही रही थी, वर्किंग कैपिटल के साथ साथ उसकी फिक्स्ड कैपिटल्स भी बढ़ती जा रही थी। ओके, तो ये बेसिकली यहाँ के फार्मर सरप्लस अमाउंट को, सरप्लस क्रॉप को बेचते थे और बेचने के बाद उसको ऐसे यूटिलाइज करते थे। ओके, अपनी कैपिटल्स को अरेंज या सेव करने के लिए, ताकि वो आगे फर्दर एक्सपेंसेस को बेयर आउट कर पाए। ओके, ये पूरी हो गई एक्टिविटीज फार्मिंग से रिलेटेड। ओके, फार्मिंग। अब विलेज में मैंने बताया था 75% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पे डिपेंड थी, बट व्हाट अबाउट द 25%, जो 25% रिमेन रह गई, उनमें से कई ऐसे नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज में बिजी रहते थे। अब नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज कहलाती हैं जो मनी अर्न से रिलेटेड, मतलब जिसके थ्रू अपन मनी अर्न करते लेकिन विदाउट फार्मिंग। ओके, अब जैसे विदाउट फार्मिंग मीन्स डेयरीज के थ्रू, शॉप्स वगैरह हो गई, ट्रांसपोर्टेशन हो गए। ओके, इसके थ्रू ये जो कैपेसिटीज की जाती हैं, एक्टिविटीज की जाती है, कैपिटल जनरेट होता है, वो कहलाती है नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज। ओके, तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट एग्जाम्पल दिया है डेयरीज का। ओके, डेयरीज यहाँ पे बताया कई सारे ऐसे फार्मर्स थे जो कि जिनके पास एग्रीकल्चर से इतनी इनकम नहीं हो पाती थी, तो वो उनके पास कुछ बफेलोज या काउस होती थी जिसको वो उनकी फीडिंग करेंगे, उनकी देखभाल करेंगे और उनसे जो मिल्क वगैरह निकलता था उसको वो रायगंज के मार्केट में जाके सेल करते थे। ओके, जिससे उनको काफी एडिशनल इनकम मिल रही थी और उन्हें ट्रांसपोर्ट करने में कोई प्रॉब्लम होती नहीं थी, क्योंकि वहां का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम भी काफी अच्छा स्टेब्लिश था, उनके पास प्रॉपर सोर्सेस थे ट्रांसपोर्टेशन के लिए। ओके, नाउ द सेकेंड इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग इन पालमपुर। और कई सारे यहाँ पे ऐसे थे, देखो डेयरीज के अलावा जो अदर कुछ पर्सन थे वो छोटी मोटी चीजें बनाने में बिजी रहते थे। ओके, छोटी मोटी इंडस्ट्री या फिर एक मैन्युफैक्चरिंग वर्क कह सकते। मैन्युफैक्चरिंग वर्क जैसे कुछ स्मॉल स्मॉल टूल्स प्रोडक्ट्स बनाना, जैसे बास्केट्स वगैरह, बकेट्स हो गई, मैट्स हो गए, पॉट्स, ये सब बनाने वर्क करने में भी वो बिजी रहते थे। ओके, ताकि वो कुछ मनी अर्न कर पाए और साथ ही साथ यहाँ पे जो मैन्युफैक्चर वर्क है वो बिग फैक्ट्रीज में जाके, टाउन्स या सिटीज में भी जाके वर्क करते थे कुछ लोग। ओके, माइग्रेट करके एक प्लेस से दूसरी प्लेस मतलब जाएंगे, फिर शाम को या कुछ टाइम बाद वो वापस अपने ही घर आ जाएंगे। ओके, तो इस टाइप का स्मॉल प्रोडक्शन का वर्क भी यहाँ पे होता था इस विलेज में, जिसके थ्रू वहां के पीपल्स को कुछ एडिशनल इनकम, कुछ मनी मिल जाती थी। ओके, अपनी फैमिली को रन करने के लिए। नाउ द थर्ड इज शॉपकीपर्स। तो यहाँ पे ये बताया है डेट पीपल्स यहाँ के ट्रेड वर्क में भी बिजी रहते थे, पालमपुर के स्मॉल शॉप्स वगैरह भी खोले हुए थे, बट वो जो गुड्स थे वो जो बिग फार्मर होलसेलर फार्मर्स थे उनसे सिटी में जाके होलसेल मार्केट से जाके स्मॉल रिटेल क्वांटिटी में लेके आएंगे और अपने विलेज में वो
खोला करते थे, जैसे कि छोटे मोटे राइस, व्हीट, शुगर, टी, ऑयल, बिस्किट, सोप और टूथपिक्स और द डेली रिलेटेड जो पेन, पेंसिल, नोटबुक और जो छोटे मोटे सामान है अपने डेली लाइफ के लिए, वो अपनी शॉप्स में आके रख के बेचते थे। ओके, और ये जो शॉप्स थी बेसिकली बस स्टेशन, जो बस स्टैंड था उसके थोड़ा जो पास पास के जो घर वगैरह हैं वहां पे ये शॉप ज्यादातर ओपन होती थी, ताकि वहां से उनको जो ट्रेवल कर रहे हैं पीपल वो इजीली परचेज कर पाए। ओके, और इसके अलावा कई उन्होंने ईटेबल आइटम्स या ईटेबल प्रोडक्ट्स की शॉप्स भी खोली रखी थी, जैसे कि फॉर एग्जांपल समोसा, पोहा एंड ऐसी छोटी मोटी चीजें। ओके, तो इनसे रिलेटेड शॉप्स भी वो खोले थे, और ये भी एक एक्टिविटी थी अदर देन द फार्मिंग। ओके, सो द फोर्थ एंड लास्ट वन इज ट्रांसपोर्टेशन। ओके, जैसे यहाँ पे बताया जो क्रॉप ग्रो होती थी ओके फार्मिंग में, या फिर उन्हें कुछ प्रोडक्ट परचेज करना है होलसेल मार्केट में जाके सिटीज में, तो वो जाएंगे किसके थ्रू? ऑब्वियसली दे नीड सम व्हीकल और अ मीडियम टू ट्रांसफर। ओके, तो यहाँ पालमपुर में काफी अच्छे व्हीकल के सोर्सेज उनके पास अवेलेबल थे, जैसे रिक्शा भी था, टांगा भी था, जीप, ट्रैक्टर, ट्रक, कई सारी चीजें इनके पास यहाँ पे, क्योंकि यहाँ का जो रोड सिस्टम था तो वो बड़ी सिटीज से पालमपुर से लेके बड़ी सिटीज तक या बड़े टाउन्स तक जोड़ने के लिए काफी ज्यादा प्रॉपर था। ओके, तो और जिसके लिए जो भी वो ट्रेवलिंग कराते थे पैसेंजर्स को, उसके थ्रू उनको कुछ अमाउंट या फिर उसका कुछ रिटर्न भी मिलता था, पेमेंट। ओके, तो ऐसे कई ईयर्स तक ये चल रहा था और काफी अच्छे से यहाँ के पीपल्स अपनी लाइफ को स्पेंड कर रहे थे, एंड दे आर वेरी हैप्पी इन देयर लाइफ ऑल्सो। सो क्लियर अबाउट व्हाट आर द एक्टिविटीज वर्किंग इन द विलेज, कौन कौन सी एक्टिविटीज की जाती थी, उससे क्या क्या उन्हें फायदा मिलता था। ओके, एक मिनट, क्या क्या उन्हें फायदा मिलता था और उससे क्या उनको बेसिकली अपनी एक्टिविटीज को रन करने के लिए सोर्सेस कैसे अरेंज होते थे। ओके, सो थैंक यू, दैट्स ऑल द चैप्टर्स, एंड इफ यू हैव एनी डाउट सो क्लियर इट।